विशिष्ट क्या होता है आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत? निर्देश तंत्र की शुरुआत हुई थी उस समय कुछ मैंने आपको बात बताई थी। मैंने एक बात कही थी कि जैसे मैं कहूँ कि ये कण है, इसकी स्थिति का व्यक्त करो आप, तो आप कहेंगे किसके सापेक्ष व्यक्त करें, क्योंकि निरपेक्ष स्थिति को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही न्यूटनी आपेक्षिकता है। न्यूटन ने भी यही कहा कि कोई भी वस्तु होती है या कोई भी किसी के बारे में हम कहें तो उसकी सापेक्ष स्थिति का तो पता लगाया जा सकता है, सापेक्ष वेट का। हम कहें कि ये 5 किलो का है, किसके सापेक्ष है, तो हमने एक ज्ञात कर रखा है कि 0 के सापेक्ष 5 किलो का है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति कहे कि ये 3 किलो या इससे इसका वेट इससे 3 किलो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो पहले की कंपैरिजन ज़्यादा है। यानी निरपेक्ष का जो मान है वो संभव नहीं है, तो हमें कोई ना कोई तो सापेक्ष लेना ही पड़ता है। जैसे निर्देश तंत्र में अपन काम में लेते हैं तो हम कहें कि ये मूल बिंदु के सापेक्ष इस कण की स्थिति ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। 2 इसके अभिग्रहित है। न्यूटन ने इसको प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद में इसमें 2 अभिग्रहित दिए। तो प्रथम अभिग्रहित क्या है? प्रथम अभिग्रहित यह है कि जितने भी फर्स्ट जो है अभिग्रहित कि भौतिकी के जो मूलभूत नियम हैं वो सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं। एकदम सरल भाषा में इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है ना। भौतिकी के मूलभूत नियम सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं। जैसे हमने एस निर्देश तंत्र है उसके लिए गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण का सिद्धांत वो प्रूव किया था, एस में भी ज्ञात किया, फिर एस डैश में भी ज्ञात किया। यानी गैलीलियन रूपांतरण के लिए हमने ज्ञात किया था कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत वैलिड होता है, ऐसे ही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत वैलिड होता है। तो इन्होंने बहुत सारे प्रयोग करके बाद में कहा कि मूलभूत नियम है वो सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं। जैसे किसी कण का द्रव्यमान है तो वो समान ही होगा सब जगह, ठीक है ना। भार अलग अलग हो सकता है ग्रेविटी के कारण, लेकिन द्रव्यमान होगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। इसी प्रकार से दूसरा जो नियम है उन्होंने कहा कि प्रकाश का जो वेग है वो सब जगह समान रूप से समान होता है। c बराबर कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ये देखते भी है अपन कि जैसे प्रकाश है वो कहाँ से आता है, सोर्स क्या है प्रकाश का, एक ही सोर्स है। अपने यहाँ पर जो प्रकाश अपने को मिलता है पृथ्वी पर उसका सोर्स अपन कहें तो वो क्या है, सूर्य है। और सूर्य से जब प्रकाश आता है तो करोड़ों मील्स के बाद में अपने पास पहुंचता है, तो निर्वात में भी गति करता है, माध्यम में भी गति करता है, वायुमंडल में भी गति करता है, लेकिन फिर भी सब जगह उसका क्या रहता है, समान रहता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश का वेग है वो सब जगह क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो 2 मूलभूत नियम हो गए आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 1.5 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो न्यूटन के अनुसार किसी भी कण की निरपेक्ष स्थिति को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये क्या कहलाता है, सिद्धांत आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत कहलाता है। और इसके 2 अभिग्रहित, प्रथम अभिग्रहित हो गया भौतिकी के मूलभूत नियम सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं, और दूसरा क्या हो गया, प्रकाश का वेग है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, यानी सब जगह उसका प्रकाश का वेग होता है वो क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने किसके लिए पढ़ लिया, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। अब इसके बाद में दूसरा जो टॉपिक आता है हमारा लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। लॉरेंज रूपांतरण, लॉरेंज रूपांतरण क्या होता है? लॉरेंज रूपांतरण गैलीलियन रूपांतरण हमने पढ़ा था। तो गैलीलियन रूपांतरण में हमने पढ़ा था कि हमारे पास में 2 निर्देश तंत्र हैं, एस और एस डैश, और एस के सापेक्ष एस डैश होगा वो क्या होगा, समान रूप से गति है वो करता है, ठीक है। तो ये हमने इसके लिए पढ़ा था। लॉरेंज रूपांतरण में डिफरेंस क्या है, इसमें हम कहते हैं कि कण है वो किसके गति कर रहा है, प्रकाश के वेग से गति करता है। अब प्रकाश के वेग से गति करते ही वहाँ गैलीलियन रूपांतरण इनवैलिड हो जाता है। तो वो अपने को प्रूव करना है। जैसे कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए जब कोई वस्तु है वो प्रकाश के वेग से गति करती है, उस स्थिति में जब कोई वस्तु प्रकाश के वेग से गति करती है तो गैलीलियन रूपांतरण वैध नहीं होता है, प्रूव कीजिए, ये अपने को बताना होता है।
तो इसके लिए मैं एक जो निर्देश तंत्र साधारणतः अपन काम में लेते हैं वो कौन सा होता है, एस निर्देश तंत्र काम में लेते ही हैं। ऐसे ही दूसरा जो निर्देश तंत्र है वो क्या है, एस डैश, और एस डैश टी बराबर 0 पर दोनों निर्देश तंत्र क्या है, एक दूसरे के संपाती है। यानी एस है वो भी क्या है, एस डैश, दोनों क्या है, संपाती है, यानी समान दूरी पर समान जगह स्थित है, और ये क्या है, इसका मूल बिंदु है। अब यहाँ से क्षण दीप्ति उत्सर्जित होती है। क्षण दीप्ति का मतलब क्या है, हमारे पास प्रकाश का कोई स्रोत है और वो प्रकाश का स्रोत कहाँ पर है, मूल बिंदु ओ के ऊपर है। प्रकाश के स्रोत से क्या होगा, प्रकाश तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है, अपने को ध्यान में है। तो प्रकाश तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है तो प्रकाश किस प्रकार से गति करेगा, यानी ये पहले गति करेगा, फिर इस प्रकार से आगे से आगे गति है वो प्रकाश की तरंगाग्र के रूप में होती जाएगी, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर t समय बाद में हम इसकी स्थिति को व्यक्त करते हैं कि t समय बाद में मान लीजिए ये बिंदु कहाँ पहुँच गया, P के ऊपर पहुँच गया। ठीक है। t समय में, अच्छा t समय में s डैश निर्देश तंत्र है वो भी गति करेगा, और हम ये मानकर चलते हैं कि s डैश निर्देश तंत्र है वो s के सापेक्ष केवल x अक्ष के अनुदिश गति करता है। यानी 3 एक्सिस हमारे पास में x, y और z। ठीक है। 3 निर्देश तंत्र है और तीनों के अंदर जो गति हो रही वो किसके सापेक्ष हो रही, केवल x निर्देश तंत्र के सापेक्ष है। यानी y और z है वो दोनों कैसे हैं आपके इसमें स्थिर है। तो यहाँ पर अपन किस प्रकार से इसको व्यक्त कर सकते हैं, एस एस डैश को t समय बाद की कण की स्थिति क्या होगी, चलो वो अपन देखते हैं। चूंकि हमने कहा था y और z इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, s डैश है वो किस पे गति कर रहा है, केवल x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, और यहाँ पर मैंने क्या मान लिया था, बिंदु P। अब यहाँ पर O है और ये क्या है, O डैश। s डैश निर्देश तंत्र ये क्या कर रहा है, x अक्ष के अनुदिश v वेग से गतिशील है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मान है ये क्या है आपका r, और दूसरे निर्देश तंत्र है s डैश निर्देश तंत्र में किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, इसको हम r डैश के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो r सदिश या r डैश के द्वारा इस प्रकार से व्यक्त अपन कर सकते हैं। ठीक है। r सदिश और मॉड्यूलस ऑफ r परमाणु, अच्छा r सदिश बराबर क्या होता है, तो r सदिश बराबर अगर मेरे पास होता है x i के y j और z k, तो मॉड्यूलस ऑफ r क्या हो जाएगा, इसका मॉड्यूलस ऑफ r परिमाण क्या हो जाएगा इसका, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मान होता है ध्यान में अपने को। ऐसे ही r डैश अगर है तो r डैश का मान क्या हो जाएगा, r डैश का मान क्या हो जाएगा, x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस z डैश का स्क्वायर मान होता है ये अपने पास। ठीक है। क्योंकि कार्तीय निर्देश तंत्र और कार्तीय निर्देश तंत्र है, तो कार्तीय निर्देश तंत्र यानी घटक कितने होते हैं इसके, 3 होते हैं, x, y और z, और ये इसको दूसरा हम नाम क्या देते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो ये मान अपने को ध्यान में ही है, ऑलरेडी आपको पहले से पता ही है कि r सदिश को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, और r डैश क्या है, दूसरे निर्देश तंत्र में इसके घटक है। यानी r डैश सदिश क्या हो जाएगा, x डैश i k प्लस y डैश j k प्लस z डैश k k। ठीक। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो चाल क्या होती है, चाल v चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो v बराबर r बाई टी। अब ये बात अपन कह रहे हैं कि दोनों में कण है वो किस वेग से गति कर रहा है, तो कण किस वेग से गति कर रहा है, कण यानी क्षण दीप्ति। क्षण दीप्ति तो उत्सर्जित हुई थी ना t बराबर 0 समय पर, तो वो कहाँ पर पहुंच गई, P के ऊपर, यानी उसका वेग कितना हो गया, तो वेग प्रकाश के वेग से गति कर रही है। ठीक है। और r का मान ये हो जाएगा, t दोनों के लिए t क्या हो जाएगा, समान, क्योंकि समान समय में ही तो तय कर रहा है ना दोनों के अंदर। ठीक। तो एक के लिए क्या हो जाएगा, v बराबर r बाई टी हो जाएगा, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, r डैश बाई टी हो जाएगा, और v की जगह क्या आ गया, प्रकाश का वेग है तो समान होगा, तो c होगा।
तो इससे अपने पास में घटक जो प्राप्त होंगे उसको हम क्या कह सकते हैं, टी बराबर क्या हो गया, OP/C। ये मैंने आपको साधारण बताया है। टी बराबर क्या हो गया, OP/C, या समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यही होता है ना। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो दूरी अपने पास क्या है, एस निर्देश तंत्र की बात करें तो अपने पास दूरी है OP, प्रेक्षक मूल बिंदु पर स्थित है, तो यहाँ से क्षण दीप्ति जो टी समय पर पहुंची है बिंदु P के ऊपर, उसकी दूरी, ठीक है। तो T बराबर OP/C। OP का मान पता है क्या आपको, OP का मान क्या है, ये रहा, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, OP, ठीक है ना, परिमाण है आपका, इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो मान क्या आ जाएगा, T बराबर OP/C। सुविधा के लिए क्योंकि इसमें क्या है, रूट ऑफ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ x² + y² + z² बाई C, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इसको वर्ग कर ले, दोनों तरफ वर्ग कर ले तो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर C² T² हो जाएगा और इधर इसका रूट हट जाएगा। तो मान क्या आ जाएगा, T² बराबर x² + y² + z² बाई C², ठीक है। वज्र गुणन कर लें, पक्षांतरण कर लें, तो x² + y² + z² माइनस C² T² = 0। ये हमारे पास में क्या आ गया, एस निर्देश तंत्र के लिए मान आ गया, समीकरण 1, ठीक। इसी प्रकार से दूसरा निर्देश तंत्र भी है, और वो कौन सा है, एस डैश, और एस डैश की स्थिति क्या है, तो x डैश, y डैश और z डैश उसमें आ जाएगा। C समान रहेगा और समय है वो भी क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी ठीक इसी प्रकार से अगर उसका मान यहाँ पर इस बार क्या रख लेंगे, O डैश P रख लेंगे ना, तो O डैश P/C, और यहाँ x डैश स्क्वायर, y डैश स्क्वायर, z डैश स्क्वायर बाई C, और यहाँ T, तो फिर इसका सॉल्व करेंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर माइनस C² T² = 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। ध्यान में आ गया कैसे है, कोई स्पेशल मैंने कुछ नहीं किया है, केवल इसके समकक्ष मैंने इसको रख दिया। और यहाँ पर x डैश, y डैश और z डैश क्यों आई, ये अपने को ध्यान में रह ही गया होगा, क्योंकि अपने पास ये सारे के सारे क्या है, इसके मान हैं, ठीक है ना। एस डैश निर्देश तंत्र में जैसे x y z है, वैसे x डैश, y डैश और z डैश है, ठीक है। अब गैलीलियन रूपांतरण समीकरण को मैं इसमें काम में लेता हूँ। तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण को काम में लेने पर, तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या कहता है, x डैश बराबर क्या होता है, ध्यान में है आपको, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से x डैश बराबर x माइनस VT, x डैश बराबर x माइनस VT, ठीक है। y डैश बराबर, पहले जितने भी केस थे उसमें हम देख रहे थे कि ये दूसरा निर्देश तंत्र कहाँ बन रहा था, यहाँ बन रहा था। अभी क्या है, y और z में कोई भी परिवर्तन नहीं है, समांतर है, तो y डैश बराबर क्या है y, और z डैश बराबर क्या है आपका, z डैश बराबर z, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका क्या आ गया, मान आ गया, x डैश बराबर x माइनस VT, y डैश बराबर y और z डैश बराबर z, t डैश बराबर t, क्योंकि समान समय है। एक बार ऐसा ही हम इसमें काम लेंगे। अब ये मान सारे कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 2 के अंदर। तो समीकरण 2 में पुट कर दो, x डैश की जगह क्या पुट करोगे, x माइनस VT का होल स्क्वायर, समीकरण 2 से मान रखने पर, कुछ भी कह सकते हैं आप समीकरण 2 में मान रखने पर, या समीकरण 2 से x माइनस VT का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस z² माइनस C² T² = 0। सॉल्व कर लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस का 2ab, तो a² यानी x² प्लस v² t² माइनस का 2xvt, a² प्लस b² माइनस का 2ab, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ गया, एक अतिरिक्त पद
ठीक, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब हम क्या कह रहे थे, दूसरा आपेक्षिकता का अभिग्रहित क्या है कि प्रकाश का वेग है वो सब जगह क्या होता है, समान होता है। सब जगह समान होता है तो फिर ये समीकरण 1 और 2 समान होने चाहिए। लेकिन तो तुलना किसकी करोगे अब, समीकरण 1 और 3 की, क्योंकि 2 में तो मान रखे ना आपने। तो समीकरण 1 और 3 की तुलना करने पर एक अतिरिक्त पद आ गया अपने पास में, एक्स स्क्वायर इसमें है, ये सारे पद इसमें हैं, ये अतिरिक्त पद आ गया। ठीक, और ये अतिरिक्त पद नहीं होना चाहिए कायदे से, तो आ गया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु या कण प्रकाश के वेग से गति करता है, जब कोई कण प्रकाश के वेग से गति करता है तो वहाँ पर गैलीलियन रूपांतरण समीकरण वैध नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं तो रूपांतरण समीकरण तो चाहिए अपने को, चाहे प्रकाश के वेग से गति करे या और किसी के वेग से गति करे। तो फिर क्या हुआ, तब फिर संकल्पना दी, एक साइंटिस्ट थे लॉरेंज, और उनके नाम से क्या ज्ञात करते हैं अपन, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई जब कोई वस्तु प्रकाश के वेग से गति करती है तो फिर ये सामान्य नियम लागू नहीं होते हैं। तो फिर उस स्थिति में क्या होते हैं, तो इन्होंने कहा कि देखो अब ये मानकर चलो एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस बीटा टी, ठीक है, वाई डैश बराबर वाई, क्योंकि इसमें तो आपने परिवर्तन ही नहीं किया, जेड डैश बराबर जेड, इसमें भी परिवर्तन नहीं किया, और टी डैश बराबर गामा एक्स प्लस डेल टी, ऐसा मानकर चलो। इन्होंने ये कहा कि ये समीकरण मानिए है, और इन्होंने इसको क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 4 इन्होंने दे दी, एजम्पशन मान लिया गया। अब इसके अंदर अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 मान आ गए, 4 अननोन टर्म्स हैं, इनके मान अपने को ज्ञात करने हैं, ठीक है। चारों के मान ज्ञात करके इसमें पुट कर देंगे तो वही क्या वो कहलाएगी, इसकी लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, ठीक है। यानी हमें मान किसके चाहिए, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा के मान है वो चाहिए। चलो मान ज्ञात करेंगे। तो अब मान ज्ञात करने के लिए मैं देखता हूं, अगर मैं यहां पर खड़ा हो जाऊं प्रेक्षक O के पास में, तो मेरे सामने एस डैश निर्देश तंत्र वो क्या कर रहा है, धनात्मक एक्स की ओर विवेक से गति कर रहा है, ठीक है। और तो इसका मान कितना हो जाएगा भाई, फिर तो dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, 2 कंडीशन अपने को काम में लेनी है। तो फर्स्ट कंडीशन अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं खड़ा कहाँ पर हो जाऊँ, प्रेक्षक O की जगह, तो मुझे क्या लगेगा कि ये जो एस डैश है ये किधर गति कर रहा है, आपका सामने की ओर, यानी धनात्मक अक्षक्ष की ओर गति कर रहा है। और धनात्मक अक्षक्ष की ओर जब गति ये कर रहा है तो इसका मान कितना हो जाएगा, यानी dx/dt वेग कितना है इसका, v, ठीक है। तो v वेग इसने का होता है, चलो ज्ञात करते हैं। और उस कंडीशन में x डैश का मान कितना है, 0 होगा, ठीक है। x डैश बराबर 0 की स्थिति को अपन पुट करेंगे। तो इनके मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन ने क्या काम में लिया है, इसमें प्रेक्षक O डैश, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, इसके यानी O के सापेक्ष ये क्या कर रहा है, धनात्मक अक्षक्ष की ओर गति कर रहा है। तो dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। बुक में ये लिखा हुआ है थ्योरी में यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ कुछ भी। तो ये मान क्या हो जाएगा अपने पास में, x डैश बराबर क्या होगा उस समय, 0। तो इक्वेशन नंबर, क्योंकि काम कौन कौन सी आने वाली है, देखो अब इन दोनों में तो कोई परिवर्तन होना नहीं है y z के अंदर, तो परिवर्तन किस में और ये मान किस में ज्ञात करने, तो इनमें ज्ञात करने, ठीक है ना। तो x डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस बीटा टी, ठीक है। चलो फिर आपने क्या कहा कि x डैश बराबर 0 पर देखते हैं, अल्फा एक्स माइनस का बीटा टी, ठीक है। और इसका क्या कर सकते हैं, हम अवकलन कर सकते हैं। अवकलन कर दीजिए, किसके सापेक्ष, तो
तो आंशिक अवकलन करेंगे, क्योंकि इधर किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष, और इधर किसके सापेक्ष होगा, t के सापेक्ष। ठीक है, तो या समय के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका, ऐसे मान लीजिए समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, या इसको पहले आप और सॉल्व कर लीजिए। अल्फा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतरण कर दूँ तो क्या हो जाएगा, बीटा टी। समय के सापेक्ष अवकलन करने पर अल्फा डी एक्स बाई डी टी बराबर बीटा इंटू टी का क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो अल्फा डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी का वेग क्या है, यही तो विशेषता है इसकी, ये एच डैश के अंदर इसका वेग क्या है, v है। तो v यानी मैं क्या कह सकता हूँ, अल्फा v बराबर बीटा, एक कम हो गया हमारे पास अननोन टर्म, अल्फा v बराबर बीटा, या मैं क्या कह सकता हूँ, बीटा बराबर अल्फा v या v अल्फा। ठीक है, यानी क्या हो गया, एक्स डैश बराबर, देखो इस समीकरण में अगर मान रखूँ मैं, तो अल्फा एक्स माइनस का अल्फा वी टी, अल्फा कॉमन ले सकते हैं, अल्फा एक्स माइनस वी टी। ये देखो यहाँ पर ये मान आ गया, एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस वी टी। एक्स डैश बराबर गैलीलियन में क्या आ रहा था, अल्फा नहीं आ रहा था, एक्स माइनस वी टी आ रहा था। ठीक है ना, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी, यहाँ पर क्या आ गया, एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस वी टी। ये हमारे पास में सॉल्व हो गया। ठीक है, अब दूसरी स्थिति, एक मान तो ये ज्ञात हो गया। अब दूसरी स्थिति मैं कहूँ कि मैं ओ पर न खड़ा होकर कहाँ खड़ा हूँ, ओ डैश पर खड़ा हूँ। ठीक है, तो वास्तव में तो क्या है कि ये जो ओ है ये स्थिर अवस्था में है, लेकिन मुझे क्या प्रेक्षित होगा कि ये विपरीत दिशा में माइनस v वेग से गति कर रहा है। जैसे आप बस में बैठे हुए होते हैं और आपको बाहर की वस्तुएं क्या करती है, आप बैठे हुए हैं बस के अंदर, बाहर की स्थिर है, लेकिन बस चलने के कारण आपको ऐसा लगता है कि बाहर की जो वस्तुएं हैं वो क्या हो रही है, गति कर रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर देखते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि ये जो है ओ, ये किस की ओर गति कर रहा है, माइनस एक्स एक्स के अनुदिश गति कर रहा है। माइनस एक्स एक्स के अनुदिश मतलब वेग तो v है, तो ये किस वेग से हो जाएगा, माइनस का v वेग से गति करेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर अब क्यू आर क्या हो जाएगा भाई, ये लो, इतना तो आ ही गया ना, अपने पास मान जो हो गया उसको मैंने मिटा दिया है। ठीक है, अब देखो पिछली बार एक्स डैश को जीरो किया था, इस बार जीरो किसको करेंगे, एक्स को जीरो करेंगे। ठीक है ना, अपोजिट। तो मान क्या आ जाएगा, एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स जीरो हो गया तो माइनस का अल्फा वी टी। एक इक्वेशन तो ये रह गई, इसमें क्या रहेगी, टी डैश बराबर गामा एक्स, ये जीरो हो गया, डेल्टा टी। ठीक है, अब इसका क्या करोगे, अवकलन करना पड़ेगा, या अवकलन ही करना पड़ेगा इसका। किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, तो टी डैश के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, टी डैश बराबर डेल्टा टी। अच्छा जी, इस बार जो मान अपने को मिलेगा डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, और ये मान कितना हो जाएगा, माइनस का v। जैसे dx बाई डी टी पिछली बार क्या मिल रहा था अपने को, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष से किस वेग से गति कर रहा था, v वेग से। इसी प्रकार इसके सापेक्ष ये किस वेग से गति कर रहा है, माइनस v वेग से। तो dx डैश बाई डी टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का v। यहाँ से t डैश बराबर क्या है, डेल टी, यानी मैं t डैश की जगह डेल टी लिख सकता हूँ, या इसको मैं इस प्रकार से भी तो कह सकता हूँ, t बराबर क्या लिख सकता हूँ, t डैश बाई डेल। ठीक है, तो ये मान अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो देखो मेरे पास मान क्या हो जाएगा, टी डैश बाई डेल, ये मान हो जाएगा ना, ये मान मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन से अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अल्फा वी या बीटा भी कह सकते हैं अपन इसको। ठीक है ना, तो एक्स डैश अवकलन इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये मान क्या हो जाएगा भैया आपका, माइनस का अल्फा वी, और अल्फा वी क्या था आपका, बीटा बराबर ज्ञात किया था आपने, बीटा बराबर माइनस का अल्फा वी, ये तो ज्ञात किया था ना।
बीटा बराबर अल्फा वी माइनस अल्फा वी, यही याद किया था आपने। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो गई अपने पास में, सॉल्व करेंगे इसको। तो डी किसके सापेक्ष अवकलन करूंगा इस बार, टी डैश के सापेक्ष। तो डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, क्योंकि गति कौन कर रहा है वास्तव में, तो गति ये अपन देख किसके सापेक्ष रहे, ओडेस के सापेक्ष। तो ओडेस के सापेक्ष, जैसे पिछली बार ओ के सापेक्ष हम देख रहे थे तो डी एक्स बाई डी टी याद किया था, इस बार ओडेस के सापेक्ष कर रहे थे। तो एस डैश निर्देश तंत्र में क्या है, डी एक्स डैश बाई डी टी डैश। तो मान अपन ने ज्ञात किया डी एक्स डैश बाई डी टी बराबर माइनस का अल्फा वी, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा टी डैश बाई डेल, इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या मान हो जाएगा, इसका मान क्या हो गया इसका, डी एक्स डैश बाई डी टी बराबर बीटा बाई डेल टी डैश, या इसको मैं चलो माइनस अल्फा वी रख लेते हैं, कन्फ्यूजन ही नहीं है, हटाओ इसको, ना भी रखें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें माइनस का अल्फा वी बाई डेल। अब डी एक्स डैश बाई डी टी डैश को किसके द्वारा व्यक्त किया है मैंने, माइनस के वी से। तो माइनस का वी बराबर माइनस का अल्फा वी बाई डेल। अब देखो माइनस माइनस प्लस, वी से वी कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिल गया, अल्फा बराबर डेल। ये हमारे पास में एक और सोल्व आ गया। तो बीटा बराबर माइनस का अल्फा वी पहले आया था, और दूसरा मान अब क्या मिल गया, अल्फा बराबर डेल। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये रही एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस बी टी, और ये और मान रख दें तो अल्फा बराबर डेल, यानी ये अपने पास एक अननोन टर्म और चला गया। तो अब क्या शेष रहा अपने पास में, दो अननोन टर्म अब भी बच गए, एक तो मान है अल्फा का और एक मान किसका है, गामा का। ठीक है, ये दोनों मान किससे ज्ञात करेंगे, ये दोनों मान अपने को देगी ये शुरुआत वाली दो इक्वेशन। ठीक, तो यहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या किया है हमने, अब तो इसको मान रखकर ज्ञात करना है। अभी तक क्या किया है, दो इक्वेशन यानी चार अननोन टर्म थे अपने पास में, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। चारों को ज्ञात करने के लिए अपने पास में इक्वेशन जो थी, तो दो कंडीशन मैंने लगाई। पहली जो कंडीशन थी, मैंने प्रेक्षक ओ के सापेक्ष, ये किस वेग से गति कर रहा है, धनात्मक वी वेग से, तो इसके सापेक्ष है। तो डी एक्स बाई डी टी हमने ज्ञात किया था, और एक्स डैश बराबर क्या किया था उस समय, 0 ज्ञात किया था। ठीक है, एक्स डैश बराबर 0 रखने पर हमें अल्फा और बीटा में रिलेशन मिल गया। दूसरी बार मैं कहाँ खड़ा हो गया, ओ डैश के ऊपर खड़ा हो गया, और मुझे अब किसके सापेक्ष है, ओ डैश है तो ऋणात्मक एक्स के अनुदिश है, इसलिए माइनस वी वेग, और डी एक्स डैश बाई डी टी डैश बराबर क्या ले लिया मैंने, माइनस का v। तो इससे मेरे पास रिलेशन किस में आ गया, अल्फा और डेल में रिलेशन आ गया। ठीक है, और ये सारे रिलेशन हम किस में पुट करेंगे, तो समीकरण नंबर 3, और समीकरण नंबर 3 वास्तव में क्या थी आपकी, एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस जो अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, और टी डैश बराबर गामा एक्स प्लस डेल टी। तो ये मैंने जो दोनों मान थे वो आपके पुट कर दिए। ठीक है, वाई डैश और जेड डैश मैंने रखे नहीं, क्योंकि दोनों के मान बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये चारों मान अपने को किस में पुट करने हैं, समीकरण नंबर 2 के अंदर, क्योंकि लास्ट में हमने प्रूव तो यही करना है कि समीकरण 1 और 2 समान है, क्योंकि प्रकाश का वेग क्या होता है, सब जगह समान होता है, यही प्रूव करना है अपने को। तो इसके लिए हम ये मान तीनों कहाँ रख, ये दोनों मान कहाँ रखेंगे, बेसिकली दोनों ही, क्योंकि वाई और जेड तो समान ही होने। तो ये मान कहाँ रख देंगे अपन, इसके अंदर रख देंगे समीकरण 2। चलो समीकरण 2 में मान रख दो। तो समीकरण 2 में मान रखने पर, तो मान रख दीजिए अल्फा एक्स माइनस वी टी, तो अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर, प्लस वाई डैश की जगह क्या है, वाई, वाई स्क्वायर, जेड डैश की जगह क्या है, जेड, जेड स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या रहेगा, टी डैश रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो गैलीलियन था उसके अंदर तो टी मान रहे थे, समान मान रहे थे, लेकिन इसमें टी डैश और टी में क्या है, डिफरेंस है। तो टी की जगह क्या लेंगे, टी डैश काम में लेंगे। तो माइनस का सी स्क्वायर इंटू टी डैश स्क्वायर, और टी डैश का मान क्या है, गामा एक्स प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी। ठीक है, विस्तार कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर।
क्या होता है, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2x वी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इंटू, सॉल्व करेंगे इसको तो गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab यानी 2 गामा अल्फा एक्स टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर के पदों को एक साथ कर लो, यानी जिस चीज़ की तुलना करनी है उसको एक साथ रख लो, अतिरिक्त पद है उसको बाहर कर दो। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पद है, इसके साथ में एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, यहाँ पर क्या आया अल्फा स्क्वायर, और कोई गुणांक है क्या, ये रहा, क्या है माइनस का सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर गामा स्क्वायर। चलो एक काम हो गया। फिर दूसरा टर्म किसका है, वाई स्क्वायर का टर्म क्या है वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर का टर्म जेड स्क्वायर, टी स्क्वायर का टर्म टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या है यहाँ पर देखो, एक तो अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर, और इसमें क्या आएगा माइनस का सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा डेरिवेशन चलेगा अभी।